क्या हो रहा है? देखो, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉटिलेडन, जो सीड है वो सीड को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड, और एक है मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। ठीक है, चलो डाइकॉट सीड, इसमें नाम सुन के क्या लग रहा है? डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटिलेडन, ठीक है। और मोनोकॉट में मोनो मतलब है सिंगल और वन, और कॉट मतलब है कॉटिलेडन। तो डाइकॉट सीड में क्या होगा? इसमें कॉटिलेडन टू इन सीड, सीड में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है, और मोनोकॉट मतलब कॉटिलेडन वन इन सीड, सीड में, मोनोकॉट में, सीड में कितना कॉटिलेडन है? एक ही है। एग्जाम्पल करो, डायग्राम बनाएंगे अभी। डाइकॉट सीड जैसे कि पी, ग्राउंड नट, बीन, सोयाबीन एटसेट्रा, चिकपीज, चिकपीज, ये सब होगा डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल। मोनोकॉट का क्या होगा? ग्रास, राइस, व्हीट, मेज, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सब एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकॉट सीड का। अब एक डाइकॉट सीड का एग्जाम, हमें डायग्राम देखना है, मोनोकॉट का डायग्राम देखना है। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट पेज में। ठीक है, चलो अब देखो डाइकॉट सीड का एक डायग्राम देखेंगे, यहां डाइकॉट सीड, और यहां देखेंगे मोनोकॉट सीड का डायग्राम, मोनोकॉट सीड के डायग्राम। चलो देखो, डाइकॉट सीड में पहले देखो, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जब कोई एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जब सीड बनता है, उस टाइम सीड के एकदम बीच में से इसका जो मेन रीजन होता है वो है एम्ब्रायो एक्सिस। तो ये हो गया इसका एम्ब्रायो एक्सिस। ठीक है, ये इसका एम्ब्रायो एक्सिस, ये है इसका एम्ब्रायो एक्सिस, एक्सिस एम्ब्रायो एक्सिस के, क्योंकि ये डाइकॉटिलेडन है और डाइकॉट है, तो ये एम्ब्रायो एक्सिस के इधर एक कॉटिलेडन और इधर एक कॉटिलेडन, दो साइड में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, इसीलिए डाइकॉट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कॉटिलेडन, कॉटिलेडन कितना है? 2 है दो तरफ से। कॉटिलेडन के ऊपर की तरफ एम्ब्रायो एक्सिस का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा पार्ट है। ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है इस रीजन का नाम है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। नीचे की तरफ जो पार्ट है इसका नाम है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का जो टिप रीजन है इसको बोला जाता है प्लिम्यूल, जहां से फ्यूचर में क्या बनते हैं? शूट बनते हैं। ठीक है, और हाइपोकोटाइल का जो टिप रीजन है इसको बोला जाता है रेडिकल, और इस रेडिकल से क्या बनते हैं? फ्यूचर में रूट बनते हैं। ठीक है, रूट बनते हैं। ओके, ये होता है डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर। और जो रेडिकल है, इस रेडिकल के ऊपर, क्योंकि इस रेडिकल को बाद में रूट बनाना है, इसीलिए इस रेडिकल के ऊपर यहाँ एक रूट कैप होते हैं, इस जगह में एक रूट कैप प्रेजेंट होते हैं, जो रूट कैप रूट को जब वो मिट्टी के नीचे से जाएगा तब उसके अंदर रूट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये है डाइकॉट का एक एग्जांपल। डाइकॉट में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं दो साइड से। ओके, मोनोकॉट का एक डायग्राम देखें तो मोनोकॉट में भी हमें क्या दिखाई देगा? एक ऐसा एम्ब्रायो एक्सिस दिखाई देगा, एम्ब्रायो एक्सिस दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा इसका एम्ब्रायो एक्सिस, ये इसका एम्ब्रायो एक्सिस। एम्ब्रायो एक्सिस के एक साइड में इसका क्या होते हैं? एक साइड में इसका कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं,
एक ही कॉटिलेडन है, इसीलिए इसका नाम मोनोकॉट सीड है। तो ये हो जाएगा इसका कॉटिलेडन, ठीक है। तो ये कॉटिलेडन के ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, इस रीजन का हम नाम रख सकते हैं एपिकोटाइल, और कॉटिलेडन के नीचे के जो हिस्सा है इसको नाम रख सकते हैं हाइपोकोटाइल। ओके, एपिकोटाइल का जो टिप रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड द प्लीम्यूल, इसको प्लीम्यूल बोल सकते हैं, जिसको हम फ्यूचर शूट बोलेंगे, क्योंकि प्लीम्यूल से बाद में शूट बनते हैं, शूट सिस्टम बनते हैं। और ये नीचे का जो हिस्सा है हाइपोकोटाइल का, इसको बोलेंगे हम रेडिकल, और ये रेडिकल है क्या, ये है फ्यूचर का रूट, बाद में क्या बनाते हैं, रूट बनाते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल बात किया था। प्लीम्यूल जो पार्ट है, इस प्लीम्यूल पार्ट के ऊपर इस जगह में थोड़ा इंटीगुमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, और जो यहाँ पे रेडिकल है, इस रेडिकल के नीचे भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है। तो दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। जो प्लीम्यूल के पास ऐसे ऊपर से इंटीगुमेंट जैसा रीजन है, इसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल, ओके, कोलियोप्टाइल। और नीचे रेडिकल के नीचे जो स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा बोला जाता है। रूट के नीचे कोलियोराइजा, प्लीम्यूल के ऊपर क्या है, कोलियोप्टाइल। अब यहां हमें मोनोकॉट सीड के लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, जो इसके बाद बाकी कैसे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ऐसे एक मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। कॉटिलेडन के बाहर इस जगह में एक सेल लाइनिंग से घिरा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें इसके बाहर ऐसे कुछ सेल दिखाई देते हैं, कुछ सेल दिखाई देते हैं। ये जो रीजन है, ये जो सेल है, यहाँ पे एक एक सेल को बोला जाता है, इस लेयर को बोला जाता है एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। और ये किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और जो बीच में रीजन दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन है, इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। और दिस रीजन इज कॉल्ड द, इस रीजन को स्क्यूटेलम भी कहा जाता है। ठीक है, इस रीजन को स्क्यूटेलम भी कहा जाता है, स्क्यूटेलम भी कहा जाता है। एंडोस्पर्म इज कवर्ड और लाइन बाय एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीन से बना होता है। और ये जो हम कोई भी मोनोकॉट को जब खाते हैं, तो हम मेनली मोनोकॉट मतलब समझते हैं राइस, व्हीट, है ना। तो ये राइस व्हीट का जो मेन एडिबल पार्ट है, वो एडिबल पार्ट है ये एंडोस्पर्म। तो इसीलिए इसको एडिबल पार्ट ऑफ मोनोकॉट बोल सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने और एक चीज देखा था, सीड को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक था एंडोस्पर्मिक सीड और एक था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब क्या बोला था, जिसमें बाद में भी एंडोस्पर्म रह जाते हैं। अब देख के बताओ किस में एंडोस्पर्म बाद में भी रह गया, मोनोकॉट में, इसीलिए मोनोकॉट को हम एंडोस्पर्मिक सीड कह सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कह सकते हैं, पहले बताया था। और देखो इसको क्यों एंडोस्पर्म चाहिए, क्योंकि इसके पास जो कॉटिलेडन है वो कितना है, ओनली एक है। और कॉटिलेडन जो है, इस कॉटिलेडन का भी काम है इस एम्ब्रायो एक्सिस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये काम क्या करते हैं, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द न्यूट्रिएंट, ठीक है, प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो एक्सिस। तो ये एम्ब्रायो एक्सिस को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कॉटिलेडन दो है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है किसका, एंडोस्पर्म का। इसीलिए जब इसका जाइगोट एम्ब्रायोनिक कंडीशन में था और डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रायो का, उस टाइम इसने जितना एंडोस्पर्म था, सारे एंडोस्पर्म को इसने खत्म कर दिया था। और यहाँ जब मोनोकॉट सीड है, तो इस मोनोकॉट सीड में यहाँ बस एक ही एंडोस्पर्म तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉटिलेडन बस एक ही है। तो न्यूट्रिशन देने के लिए बाद में भी ये कुछ थोड़ा सा एंडोस्पर्म को रख देते हैं। और हम जब ऐसे ग्रेन को खाते हैं, तो मेनली जो एंडोस्पर्मिक पार्ट है, वो मेनली एंडोस्पर्मिक पार्ट को एडिबल खाते हैं इसको, ठीक है। ये पार्ट बाकी था। और एक रीजन बाकी था इस चैप्टर का, वो है ड्रूप, वो है ड्रूप। ड्रूप किसको कहा जाता है, जो फ्रूट में
बोनी और स्टोनी एंडोकार्प रहता है। द फ्रूट्स हैव, अच्छा, हैविंग स्टोनी एंडोकार्प मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सोचो नारियल, ठीक है, तो ये सोचो नारियल का स्ट्रक्चर, हमें पता है कि नारियल का जो इस जगह में ऐसे, इसके बीच में से ऐसे क्या होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर का कुछ पार्ट होते हैं नारियल में, प्लस इस जगह में थोड़ा सा वाटरी पार्ट होते हैं, इस जगह में वाटर पार्ट होते हैं, और इसके बाहर जो एक्चुअली फ्रूट का पार्ट है, फ्रूट का जो पेरिकार्प था, वो पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं फ्लेशी फ्रूट में। तो यहाँ फ्लेशी फ्रूट का ही ये एग्जाम्पल है ये, तो इसीलिए यहाँ पे पेरिकार्प जो है वो पेरिकार्प कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। और वो पेरिकार्प क्या क्या, पेरिकार्प क्या क्या पार्ट में डिवाइड होते हैं? बाहर से होते हैं एपिकार्प, ठीक है, ये होते हैं आउटर, बीच में होते हैं मेसोकार्प, मेसोकार्प बीच में होते हैं, ठीक है, मिडिल में होते हैं मेसोकार्प, और एकदम अंदर में होते हैं एंडोकार्प, एंडोकार्प ये एकदम इनर में है, ठीक है, इनर में है। और इसमें स्टोनी जब होगा एंडोस्कार्प, एंडोकार्प, तो वहां पे हम फ्रूट को ड्रूप कह सकते हैं। तो यहाँ हम पूरा स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट करते हैं, तो ये नारियल का बाकी का पार्ट ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है, ओके, ऐसे नहीं दिखता है, एक सेकेंड, ये जो बाकी पार्ट है, एक सेकेंड, देखो ऐसे थोड़ा सा पार्ट होता है, फिर ऐसे थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, काट के देखेंगे तो हमें थोड़ा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो बाहर का पार्ट है ना, ये जो बाहर का पार्ट है, इस रीजन का नाम है एपिकार्प। बीच में जो यहाँ फाइब्रा स्ट्रक्चर होते हैं बीच में, इस रीजन का नाम है मेसोकार्प, मेसोकार्प। और मेसोकार्प जो है वो होता है फाइब्रास, यहाँ से बहुत सारे रोप बनाया जाता है, बहुत सारे मटेरियल बनाया जाता है इस मेसोकार्प से। और सीड के चारों तरफ एक हार्ड पार्ट होते हैं, स्टोनी पार्ट होते हैं, जिसको बोला जाता है एंडोकार्प। और ये एंडोकार्प यहाँ पे स्टोनी है, इसीलिए ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप कह सकते हैं। और अगर इसके अंदर भी देखें, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। बट ये कैसा एंडोस्पर्म है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। और इसके अंदर जो वाटर पार्ट है, इसको बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म व्हाइट कलर का कर्नल पार्ट को बोला जाता है, और अंदर जो वाटर पार्ट है, उस वाटर पार्ट को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बारे में डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में समझ में आएगा और भी ज्यादा, अभी बस इतना इस चैप्टर के लिए इतना काफी है। देखो एग्जांपल दिया है ड्रूप का, जैसे कि कोकोनट होगा, मैंगो होगा, ठीक है, मैंगो होगा, कोकोनट होगा। मतलब क्या है, जो सारे प्लांट में फ्रूट जब बनते हैं, तो जिसके फ्रूट में ऑब्वियसली फ्लेशी फ्रूट में ही ऐसे एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प बनते हैं। जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें तो बस सिर्फ पेरिकार्प ही रह जाते हैं, कोई डिविजन नहीं होता है उसमें। एंडोकार्प अगर जो फ्रूट में बहुत ज्यादा स्टोनी हार्ड होता है, उस फ्रूट को एक्चुअली ड्रूप बोला जाता है, जैसे मैंगो, कोकोनट में, ठीक है। चलो ये पार्ट से हमारा बाकी था, यहां से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चले आगे, चलो चलो नेक्स्ट चैप्टर 12 से शुरू करते हैं थोड़ा, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो पहले देखो कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है। देखो 11 के फर्स्ट चैप्टर में हम सीखते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग थिंग्स में दिखाई देते हैं ओनली। तो रिप्रोडक्शन इज ए biological process by which one organism can
produce their offspring of same species, offspring of सेम स्पीसीज, और लिख सकते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि पेरेंट बिल्कुल पेरेंट के अंदर जितना कैरेक्टर्स है ऑफस्प्रिंग के अंदर उतना सारे कैरेक्टर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन नाम का एक चीज है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि लिंकेज मतलब क्या होता है, जब कोई पेरेंट के बॉडी में कोई कैरेक्टर होता है वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, और रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है पेरेंट के बॉडी में जो सारे कैरेक्टर है उसमें से कुछ चेंज होकर नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं। तो ऑब्वियसली चेंज भी हो सकता है, सिमिलैरिटी भी जाता है, दोनों ही। मेनली रिप्रोडक्शन मतलब होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली चाहते हैं। डार्विन ने कहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म वांट टू रिप्रोड्यूस ऑल टाइम, हर एक ऑर्गेनिज्म चाहते हैं रिप्रोडक्शन करके उसका नेक्स्ट जो प्रोजेनी है उस प्रोजेनी को बनाए। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां से ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है, ऑब्वियसली उसका जो मेन स्पीसीज है उस स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो कुछ टर्म हमें याद रखना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसा कैसा बात है, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें दिखाई देगा ऑब्वियसली सिर्फ कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा, कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में दिखाई नहीं देते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है जहां पे गैमेट बनेगा, गैमेट प्रोडक्शन एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन occurs by fusion of गैमेट का फ्यूजन होने के बाद, हाँ आ जाओ, गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट बनेगा प्लस गैमेट का फ्यूजन भी होगा, देन न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। और यहाँ हम अगर ह्यूमन बीइंग का देखें तो ये ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो सेक्सेस है वो है सेपरेटेड, ठीक है, ये कॉमन बात है। सेपरेटेड मतलब मेल बॉडी अलग है और फीमेल अलग है, ओके, फीमेल अलग है। तो मेल के बॉडी में क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल जो है इसके बॉडी में बनेगा फीमेल गैमेट, और इस फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओवम, ठीक है। ये दोनों का फ्यूजन होगा, देन इस फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। तुम लोग इतना लेट हो गए, देखो कितना सारा हो गया, ये देखो कितना सारा हो गया, इतना सारा हो गया। नोट ले लेना, फिर मुझे पूछ लेना एक बार। डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड का डिफरेंस बताया था मैंने पहले, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाकी था ड्रुप क्या है वो मैंने बताया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया मैंने क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से सुनो, वो जो पार्ट है वो पूछ लेना मुझे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने बोला कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ना है हमें। रिप्रोडक्शन मतलब होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ऑब्वियसली खुद का ही सेम स्पीसीज का, देन खुद का जो स्पीसीज है उस स्पीसीज को कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ पे बोला कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें कुछ ऑब्वियसली पता होना चाहिए, कॉमन बात, बहुत बेसिक बात, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग कभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां पे गैमेट का प्रोडक्शन भी होगा, प्लस जहां पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वही दोनों गैमेट का फ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का देखें तो सेक्स ह्यूमन का सेपरेटेड है, मेल बॉडी अलग है एंड फीमेल बॉडी अलग है। मेल बॉडी में मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है जिसको कहते हैं हम लोग स्पर्म, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ओवम, और ये दोनों का फ्यूजन के थ्रू ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये बस कॉमन बहुत बेसिक बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन में हम और एक चीज पढ़ेंगे, वो है ह्यूमन इज विविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। विविपेरस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म का और ऑफस्प्रिंग का बर्थ नहीं देते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ओविपेरस ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और विविपेरस ऑर्गेनिज्म मतलब है द ऑर्गेनिज्म can give
बार्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, डायरेक्ट बार्थ देते हैं, कैन गिव डायरेक्ट बार्थ देते हैं। देखो जो सारे ऑर्गेनिज्म ओविपेरस होते हैं वो पहले एक अंडा बनाते हैं, उस अंडे के अंदर स्पर्म भी रहता है, ओवम भी रहता है, सिर्फ स्पर्म और ओवम कंडीशन में बिल्कुल नहीं रहता है, स्पर्म का और ओवम का जो क्रोमोसोम है वो फ्यूज होकर जाइगोट कंडीशन में रहता है। देन वो मम्मी क्या करते हैं, अंडे को बॉडी से बाहर कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके बाद में उस अंडे के अंदर जो जाइगोट है वहां से एम्ब्रायो बनते हैं, देन वहां से छोटा सा बच्चा बनता है। वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट बार्थ नहीं देते, पहले वो मम्मी अंडे देने के बाद मम्मी के साथ उसका कोई बॉडी से कोई रिलेशन नहीं रहता है, अलग हो जाते हैं। इसीलिए ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को पहले से ही पता है कि जब हम अंडे दे देंगे तो वो मम्मी उस बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, क्योंकि बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा यक उसके अंदर भर देते हैं, और इस यक में क्या रहते हैं, न्यूट्रिशन रहता है, और वो जो न्यूट्रिएंट है वो सारे न्यूट्रिएंट उस बच्चे का जब जाइगोट से डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो में उस टाइम उसको मिल जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट का कोई कमी नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, डायरेक्टली बार्थ दे देते हैं, और ह्यूमन बीइंग इसीलिए ह्यूमन बीइंग को विविपेरस बोला जाता है। और जब डायरेक्ट बार्थ दे देते हैं तो इस टाइम क्या होते हैं, डायरेक्ट बार्थ देना मतलब ऑलरेडी बच्चे को पूरा करके उसका पर्चुरेशन करना, तो बॉडी के अंदर ही पूरा ही इसका डेवलपमेंट हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग कहां पे डेवलप करते हैं बच्चे को, प्लासेंटा के अंदर, इसीलिए हम लोग प्लासेंटल मैमल भी हम लोगों को कहा जाता है। एक्चुअली मैमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक है प्लासेंटल मैमल और एक है मार्सुपियल। प्लासेंटल मैमल मतलब जब कोई विविपेरस ऑर्गेनिज्म बच्चे का डायरेक्ट बार्थ देगा, लेकिन देने से पहले एक प्लासेंटा बना के उसके अंदर पूरा डेवलपमेंट करेगा, फुल डेवलपमेंट करेगा। आफ्टर फुल डेवलपमेंट बच्चे को पर्चुरेशन करते हैं, पर्चुरेशन मतलब डिलीवरी करते हैं। और एक होता है मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कंगारू, मार्सुपियल कंगारू होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बहुत सारा है। मार्सुपियल जैसे एक एग्जांपल है कंगारू, वो क्या करते हैं, बच्चे का डायरेक्ट बार्थ तो देते हैं, लेकिन पता है पूरा फुल डेवलप करके नहीं भेजते हैं वो बाहर, पहले आधा डेवलप करने के बाद वो बॉडी से बाहर पर्चुरेशन कर देते हैं। बोलो अगर कोई ऑर्गेनिज्म को आधा डेवलपमेंट करके हम बॉडी से बाहर भेज देंगे तो वो बच्चा जो है वो मर जाएगा। इसीलिए मम्मी क्या करते हैं, बॉडी के बाहर एक पाउच बनाते हैं जिसका नाम है मार्सुपियल पाउच, उस पाउच के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं, फिर एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो इसीलिए दो टाइप का है। तो हम लोग क्या है, हम लोग प्लासेंटल है, क्योंकि हमारे बॉडी में प्लासेंटा नाम का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जहां पे हम बॉडी को, बच्चे को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, चलो अब रिप्रोडक्शन का कुछ इवेंट है हमारे ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ इवेंट है, ठीक है, इवेंट है, ठीक है। तो वो इवेंट क्या क्या है सुनो। जैसे कि देखो, पहले क्या होना है रिप्रोडक्शन होने के लिए, पहले होना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट। तो पहले होगा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल, क्योंकि दोनों अलग अलग है। मेल एंड फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है पहले उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, कितना टाइम लगता है एक्चुअली, रिप्रोडक्टिव जब एज आते हैं वो है एक फीमेल में लगभग 9 to 12 ईयर, और एज और मेल के बॉडी में लगभग 12 to 14 ईयर। मेल में थोड़ा सा लेट आते हैं, फीमेल में बहुत जल्दी आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होना चाहिए। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो एक मेल और एक फीमेल के बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होना है, जिसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। इस गैमेटोजेनेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो मेल की बॉडी में जो प्रोसेस होगा उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो गैमेटोजेनेसिस का पार्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। और फीमेल की बॉडी में जो होगा कौन बताओगे, oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मेल बॉडी में स्पर्म, और इससे क्या बनेगा, इसे बनेगा फीमेल बॉडी में ओवम और एग। ठीक है, तो पहले होना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट, उसके बाद होना है गैमेटोजेनेसिस। अगर गैमेटोजेनेसिस एक बार हो गया तो बोलो गैमेटोजेनेसिस एक बार जब हो जाते हैं तो अगर यहाँ पे कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन मतलब कॉपुलेशन बोल सकते हो, इसको कॉइटस बोल सकते हो, इसको
मीटिंग बोल सकते हो, कॉइटस बोल सकते हो, इसको मीटिंग बोल सकते हो, इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स बोल सकते हो, ठीक है, इंटरकोर्स बोल सकते हो, ठीक है। ये अगर हो जाते हैं तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम देखो, इस टाइम फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, इस टाइम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन अगर एक बार कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां से क्या बनते हैं, वहां से बनते हैं जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जाइगोट के बाद क्या होना है, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस, एम्ब्रायो बनेगा धीरे धीरे। एम्ब्रायो बनाने के टाइम प्लासेंटा आएगा, प्लासेंटा उसको कवर करके रखेगा, न्यूट्रिएंट देगा, सब कुछ प्रोटेक्ट करेगा। इस टाइम प्लासेंटेशन भी होगा, मतलब प्लासेंटा भी फॉर्मेशन होगा, प्लस इस एम्ब्रायो में धीरे धीरे करके बहुत सारे ऑर्गन का भी फॉर्मेशन होगा। और वो ऑर्गन कौन सा टाइम में कौन सा ऑर्गन आते हैं वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, तो हमें ये पढ़ना है कि कौन सा एज में कौन सा 3 मंथ में क्या होता है, 4 मंथ में क्या होता है, वो सब हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस जब हो जाएगा, बोलो, जब एक बार फर्टिलाइजेशन एक्चुअली हो गया और जाइगोट बन गया तो जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा है, एम्ब्रायो से क्या बनेगा, फिटस बनेगा ना, एम्ब्रायो से क्या बनता है, फिटस बनता है। फिटस जब डिलीवरी हो जाते हैं उस टाइम को हम बोलते हैं बेबी। जब फिटस डिलीवरी हो जाते हैं, फिटस मतलब जो एम्ब्रायो के अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है और जब वो सेल का क्लस्टरिंग कंडीशन में है तब उसका नाम है एम्ब्रायो, ठीक है। तो एम्ब्रायोजेनेसिस हुआ, उसके बाद बनेगा फिटस। फिटस मतलब एक्चुअली लगभग एक मैच्योर बेबी, बट वो बॉडी के अंदर है। जब वो डिलीवरी हो जाएगा तब उसको बोलेंगे बेबी, ठीक है। तो बेबी के बाद वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। तो ये जो कंडीशन है, जब एक मम्मी के अंदर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जाइगोट बना, उसका मतलब ही मम्मी क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। तो हम उस कंडीशन को प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन मम्मी का, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी हो गया। प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी कितना टाइम के लिए होता है, 9 मंथ और 10 डेज के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद बेबी का क्या होगा, इसके बाद बेबी का होगा डिलीवरी, जिसको हम पर्चुरेशन कहते हैं, पर्चुरेशन और डिलीवरी, ठीक है। तो ये डिलीवरी होने के बाद जो एक ऑर्गेनिज्म से, एक नहीं, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म का जरूरत है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल दोनों का जरूरत होता है, क्योंकि दोनों गैमेट ही हमें चाहिए, ठीक है। अगर एक पर्सन भी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, कोई मम्मी सिंगल मदर बनना चाहते हैं फिर भी उसको स्पर्म चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, स्पर्म बैंक से मिलेगा, कोई डोनेट करेगा तो वहां से मिलेगा। मतलब यहाँ पे दोनों सेल चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना, एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए, दोनों का फ्यूजन से क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना। तो दोनों ऑर्गेनिज्म से और एक ऑर्गेनिज्म बना, इसे बताएंगे, प्रोसेस है बायोलॉजिकल, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में इतना सारा इवेंट्स है, पहले डेवलपमेंट होना है सेक्सुअल ऑर्गन का, उसके बाद होना है गैमेट बनाने का प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमेट बनने का बाद होना है कॉपुलेशन और कॉइटस और मेटिंग। अगर कॉपुलेशन होता है तो उसके बाद उसी चक्कर में बन जाते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं 2 सेल का, 2 न्यूक्लियस को मिला के जाइगोट, जाइगोट धीरे धीरे बनता है, एम्ब्रायोजेनेसिस करके एम्ब्रायो बनाते हैं, एम्ब्रायो के बाद बनते हैं ये फीटस। इसी पूरा टाइम को हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम, जो टाइम लेते हैं 9 मंथ 10 डेज का, और उसके बाद जब खत्म हो जाते हैं प्रेगनेंसी तो उस बेबी को डिलीवरी करना है, तो उसको बोला जाता है पार्चुरेशन, ठीक है, उसको बोला जाता है पार्चुरेशन। बोलो, सारे इवेंट समझ में आया कि नहीं, ओके। अब हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है मेल और फीमेल का कैसे डेवलपमेंट होते हैं, चलो, ठीक है। क्या है प्रबल, हाँ क्या बात है, टेस्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले हमें डिटेल में समझना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका डेवलपमेंट, क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे बॉडी में उसका कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या है, क्या क्या करते हैं वो सब। देखो मेल रिप्रोडक्शन में मेनली याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज से बना है, जैसे कि बहुत सारे, बहुत अच्छा, मेन एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन बताओगे कोई भी ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बोलो। कोई भी ऑर्गेनिज्म को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है? किसी का भी बॉडी में जो ऑर्गन है क्या, गुड, जो गैमेट प्रोडक्शन करता है उस ऑर्गन को बोला जाता है प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है। और प्राइमरी ऑर्गन के साथ साथ गैमेट नहीं, जो करते हैं उसको बोला जाता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब द ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ठीक है, जो डायरेक्टली गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। किसी को पता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑफ मेल क्या होते हैं? कितना है? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इज द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल बॉडी। दूसरा, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेसरी डक्ट है और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड है। और उसके साथ एक सेकेंडरी में और एक आते हैं, वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटालिया। और इस एक्सटर्नल जेनिटालिया में कौन सा स्ट्रक्चर आते हैं? मेल के बॉडी में पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटालिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या पार्ट है? मेन जो गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करेगा वो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स है और उसके साथ कुछ डक्ट है और एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है। चलो देखो, याद रखना है, अगर लोकेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है मेल के बॉडी में, लोकेशन बताओ, क्या लिखना है? पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो लोकेशन है तो लिखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ठीक है, पेल्विस रीजन। मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन का मतलब क्या होता है कि ये पेल्विस रीजन है। एक ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखेंगे तो इस ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो इस ह्यूमन बीइंग के देखो, ये रीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक इस ऊपर का जो चेंबर है इसका नाम है थोरासिक चेंबर, ठीक है, और ये जो है इसका नाम है एब्डोमिनल चेंबर। एब्डोमिनल चेंबर, बोलो किसने इस चेंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया? हमारा एक ऐसा स्पेशल मसल है जिसने ये थोरासिक चेंबर और एब्डोमिनल चेंबर 2 चेंबर में डिवाइड कर चुका है, डायाफ्राम। बीच में एक स्ट्रॉन्ग मसल है जिसका नाम है डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम, ओके। डायाफ्राम ने 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका है, थोरासिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन में। अब यहाँ पे जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल रीजन के नीचे का जो हिस्सा है इस रीजन को बोला जाता है पेल्विस रीजन। क्यों पेल्विस रीजन बोला जाता है? क्योंकि इसी रीजन में अगर हम देखेंगे तो इस रीजन में ना हमारा बोनी का जो पार्ट है, मतलब हमारे बॉडी में जितने सारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, उस स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं, बॉडी के बीच में से एक्सियल कुछ बोन्स है और कुछ एपेंडिक्यूलर बोन्स है। एपेंडिक्यूलर बोन मतलब लिम्स में, हाथ पाँव और लेग में जो बोन्स है वो जाते हैं एपेंडिक्यूलर बोन्स में, और बॉडी का मेन एक्सिस में जो जाते हैं, स्कल से लेकर शुरू करके वर्टिब्री सब कुछ, वो जाते हैं मेन एक्सियल बोन के अंदर। उसमें 2 बोन यहाँ होते हैं, एक बोन का पार्ट, और एक होते हैं इस रीजन में। इस यहाँ पे जो बोन है, बोन का डिटेल लोकोमोशन में पढ़ाएंगे। ये जो पार्ट है इस रीजन का नाम है, बोलो, पेक्टोरल गर्डल,
यहाँ जो बोन है उसका नाम है पेक्टोरल गार्डल, ठीक है, गार्डल, पेक्टोरल गार्डल। और नीचे जो है यहाँ पे जो बोन है इसका नाम है पेल्विक गार्डल, ठीक है, पेक्टोरल गार्डल और पेल्विक गार्डल। तो पेक्टोरल गार्डल क्या करते हैं इस रीजन में, ये देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ एक दो हड्डी यहाँ से दिखाई देते ना, वो सब पेक्टोरल गार्डल का पार्ट है, प्लस यहाँ जो पार्ट है ये जो दो बोन है कॉलर बोन बोलते हैं वो भी ये पेक्टोरल गार्डल का पार्ट है। पेल्विक गार्डल मतलब है एब्डोमिनल रीजन में पूरा कवर करके रखा है, एब्डोमिनल रीजन के नीचे कवर करके रखा है पेल्विक गार्डल। और पेल्विक गार्डल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। इसका मेन काम है प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखने का ही काम है पेल्विक गार्डल का काम, इसीलिए इस रीजन को पेल्विस रीजन भी कहते हैं, इस रीजन को पेल्विस रीजन भी कहते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है पेल्विस रीजन ऑफ द मेल बॉडी। इवन फीमेल बॉडी का भी पेल्विस रीजन में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। लेकिन यहाँ से और एक क्वेश्चन आते हैं, वो है अगर क्वेश्चन पूछा टेस्टिस का प्रेजेंस कहाँ है तो सिर्फ पेल्विस रीजन बोल के हमारा नहीं चलेगा, उसका प्रेजेंस हमें अलग करके बोलना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, बोलो इतना समझ में आया। नेक्स्ट चलो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल क्या है, चलो इन मेल देयर आर टू testes that are primary reproductive organ, ठीक है। मेल के बॉडी में वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है जो मेल के गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन गैमेटोजेनेसिस, बोलो तो मेल के बॉडी में गैमेटोजेनेसिस कौन सा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होगा। क्वेश्चन अगर आए इसका लोकेशन बताओ तो हमें अलग लिखना है, लोकेशन ऑफ वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस का लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन पूछेगा तो हमें और पेल्विस रीजन बोलने से नहीं चलेगा, हमें लिखना है लोअर एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन, लोअर एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। मतलब लोअर एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अगर गलती से भी एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होगा, अगर एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो होते हैं डिजीज, जिस डिजीज को बोला जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। एनसीईआरटी में नहीं है, आता भी नहीं है, उस डिजीज को बोला जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। अगर वो टेस्टिस एक्चुअली जब कोई एम्ब्रायो बनते हैं, एम्ब्रायो से जब वो धीरे धीरे करके फीटस बनाते हैं तब धीरे धीरे करके उसके बॉडी में ऑर्गन बनते हैं, तो उस टाइम उसके बॉडी में ये ऑर्गन भी बनता है। तो ये ऑर्गन पहले एक एम्ब्रायो के बॉडी के मतलब एम्ब्रायो जब फीटस में बदलते हैं तब एक्चुअली जो क्या बोलते हैं टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन के अंदर ही बनते हैं, लेकिन जब वो पूरा मैच्योर हो जाते हैं, जब वो डेवलप हो जाते हैं, तब वो एब्डोमेन के नीचे बाहर आ जाते हैं और वो एक सैक से घिरा होता है, जिस सैक का नाम तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। एक सैक से ये कवर्ड होता है जिस सैक का नाम है, बोलो स्क्रोटम, ठीक है। इस सैक का नाम है स्क्रोटम, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन में आए कि इसका पोजीशन बताओ टेस्टिस का, हमें लिखना है लोअर एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन के नीचे, क्योंकि जब ये डेवलपमेंट होता है बच्चे का तब ये एब्डोमेन के बाहर आ जाते हैं, शुरू होते हैं बनते हैं एब्डोमेन के अंदर ही, लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट वो बाहर आ जाते हैं। अगर ये बाहर नहीं आते हैं तो उस टाइम एक डिजीज होता है जिसका नाम है क्रिप्टोर्किडिज्म। आता नहीं, जरूरत भी नहीं है। क्रिप्टोर्किडिज्म अगर कोई बच्चे का होता है क्या आफ्टर डिलीवरी भी वो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रह गया तो वो कभी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करेगा, तो उसका बॉडी का क्या नहीं होगा,
कभी वो जो बॉय है वो कभी पापा नहीं बन सकता है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ इतना? चलो हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं, चले आगे। चलो अब देखो नेक्स्ट, वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो है, ये वन पेयर ऑफ टेस्टिस अगर हम इसका सेक्शन करके देखें, मतलब पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, और इस टेस्टिस कवर्ड बाय एक मेम्ब्रेन, ठीक है, कवर्ड बाय एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है स्क्रोटम, जिसका नाम है स्क्रोटम, जिसका नाम है स्क्रोटम। तो हम थोड़ा सा कुछ लिखते लिखते भी जाएंगे। ओके, तो यहां ये है टेस्टिस, ये है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम इज, याद रखना है, लूजली फोल्डेड membranous structure which covers the testis, ठीक है। एक लूजली फोल्डेड, क्यों लूजली फोल्डेड? लूजली फोल्डेड इसीलिए क्योंकि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, थोड़ा सा डिक्रीज भी हो सकता है। किस लिए? क्योंकि इस जो रीजन है, इस रीजन में एक एग्जैक्टली टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस कितना है? टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस है लोअर देन नहीं हुआ ये ना, ग्रेटर देन हो गया, लोअर देन, सॉरी पहले तो टेम्परेचर लिखू, 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बोलो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? ये पीछे डोर बंद कर दो। जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का, वो कितना है? बोलो कितना है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री, वेरी गुड, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री कम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि दिस टेम्परेचर इज नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए 37 डिग्री से नहीं चलेगा। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, उसे थोड़ा सा कम रखना है। कितना? 37 से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना है ऑलवेज। इसमें कौन हेल्प करता है? ये जो स्क्रोटम जो सैक है, वो स्क्रोटम इसमें हेल्प करता है, ठीक है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग दीज टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो स्क्रोटम है, वो स्क्रोटम कैसे ऐसे टेम्परेचर को इतना कम करके रखता है? बॉडी का जहां पे बॉडी का बाकी पार्ट में जहां पे 37 डिग्री सेल्सियस है, कैसे 37 से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है? उसका बहुत सारा रीजन है, लेकिन सारे रीजन तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ कुछ मसल्स होते हैं जिसके लिए भी होते हैं, जिसको बोला जाता है टिम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस। आएगा नहीं क्वेश्चन में, जो याद रखना है वो है यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड होता है। हमें पता है थोड़ा स्वेट ग्लैंड क्या है? स्वेट ग्लैंड जो होता है, वो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेट रिलीज करते हैं। तो जहां से हमें लेटेंट हीट पता है, थोड़ा फिजिक्स में तुम्हें ज्यादा पता होगा, लेटेंट हीट, अगर जहां से पानी निकल के जाएगा उस जगह थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेट निकालते हैं। तो बॉडी का इस जगह से अगर स्वेट ज्यादा निकल के जाएगा तो क्या होगा? उस जगह थोड़ा सा ठंडा होगा, और इस ठंडे की वजह से टेम्परेचर जो है वो लोअर होगा देन 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। तो यही याद रखना है कि यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, वो स्वेट ग्लैंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखता है। और स्वेट ग्लैंड यहाँ पे कहाँ है? स्क्रोटम जो सैक है, स्क्रोटम के सैक के साथ है, ओके, ये याद रखो। चलो अब सुनो ध्यान से, ये जो एक टेस्टिस है, अगर टेस्टिस का हम सेक्शन करेंगे तो हम देखेंगे इस टेस्टिस के अंदर ना ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट है। मैंने यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट दिखाया, लेकिन 4 कंपार्टमेंट नहीं होता। इसमें जितना एनसीईआरटी में लिखा है वही आंसर लिखना है, वही 250 कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है
यहाँ पे जो कंपार्टमेंट होता है उसको बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। कितना है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स? टोटल टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, अच्छा यहां लिखने से मुझे जगह नहीं मिलेगा बाद में, चलो यहां लिखते हैं। चलो एक एक जो स्ट्रक्चर लोब्यूल है इसको बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्वेश्चन क्या आएगा? कितना है? कितना है? कितना है? 250 है। एक एक में 250 है तो दोनों को मिला के 500 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक टेस्टिस में ऐसे कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को कहा जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, जो है 250 इन नंबर। याद रखो, एक एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल को अगर हम अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर हमें ऐसे ट्यूब दिखाई देगा, ऐसे हमें इसके अंदर से कुछ ऐसे ट्यूब दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड ट्यूब दिखाई देगा। ओके, ऐसे बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड इसके अंदर से ऐसे ट्यूब दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड ट्यूब दिखाई देगा। एक एक ट्यूब को कहा जाता है, बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक एक को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक एक को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? एक एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में कितना ऐसा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? 1 से 3। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एक एक चेंबर में, एक एक कंपार्टमेंट में, एक एक लोब्यूल्स में। ठीक है, अब हमें इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखना है आगे। चले नेक्स्ट देखो, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखो, अगर हम एक एक कंपार्टमेंट को अगर हम देखेंगे, ठीक है, कंपार्टमेंट से क्या करेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को खोलेंगे तो ये देखो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ऐसे, इसके साथ साथ यहां और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, ये देखो। चलो हम 3 ही ड्रॉ करते हैं, एक भी ड्रॉ कर सकते हो, 4 नहीं 2 भी ड्रॉ कर सकते हो, 3 भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने ये एक कंपार्टमेंट ले लिया, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ले लिया, काट के लिया। ठीक है, तो यहां जो दिख रहा है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में खाली प्लेस दिख रहे हैं, बीच बीच में ये देखो खाली प्लेस है। बताओ फॉर्मूला, ये ट्यूब पास रखेंगे तो उसके बीच में थोड़ा सा खाली प्लेस दिखाई देगा। इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। याद रखना है क्योंकि इस नाम के साथ कुछ चीज जुड़ा है। इंटरस्टिशियल स्पेस ये क्या है? स्पेस इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली प्लेस होते हैं, यहां क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पे होगा ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां ब्लड वेसल्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे ब्लड वेसल्स जा सकता है इसके अंदर से, तो यहां प्रेजेंट हो सकता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ओके, प्लस इसी के साथ साथ इनके बीच बीच में से स्पेशल टाइप का यहां सेल प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा देगा हार्मोनल कंट्रोल में हमें बिल्कुल पढ़ना है। इस सेल को बोला जाता है लीडिंग सेल। ये सेल को बोला जाता है लीडिंग सेल। इन जनरल लिखने जो सीखे हैं, इसी पीछे नोवेल का बताओ कौन स्पेस में प्रेजेंट है। इस सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो रीजन है उस स्पेस में प्रेजेंट है। क्लियर? तो टेस्टिस के अंदर क्या है? पहले टेस्टिस के अंदर है एक टेस्टिस में है 250 चेंबर, जिसका नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। एक एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स को हम खोलेंगे तो उसके अंदर हमें दिखाई देगा 1 से 3 नंबर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास जो खाली प्लेस है उस स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में दिखाई देता है एक, तो इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स दिखाई देगा और उसके साथ साथ स्पेशल टाइप का कुछ सेल दिखाई देता है जिसका नाम है लीडिंग सेल, और इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। बोले इतना समझ में आया? अब देखो, अगर हम ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम काट लेंगे, मतलब बीच में से मैं ऐसे काट लूंगी, ठीक है, बीच में से क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा? ये सेल हमें इसमें पढ़ना होगा कि क्या बोलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन में। आगे चले,
एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखो कैसा दिखेगा। चलो देखो, सोचो ये है, अरे ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, 3 था ना मेरा यहाँ पे हिसाब से, ये देखो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या क्या चीज से बनते हैं याद रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप का सेल मिलता है, 2 टाइप का सेल मिलता है। एक ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर वाला ऐसा कुछ सेल जो एकदम लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, जो इसके एकदम लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे जो इसके बिल्कुल ऐसे लाइनिंग में प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और उसका क्रोमोसोम भी 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन में है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप का सेल इसमें है। क्या है, एक का नाम है सार्टोली सेल और एक का नाम है स्पर्माटोगोनियम। दोनों सेल का ही क्रोमोसोम नंबर है 2n, ये भी 2n है, ठीक है, दोनों ही 2n है क्रोमोसोम नंबर। अब देखो इसमें कहाँ है सार्टोली सेल और कहाँ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये है सार्टोली सेल, ये है सार्टोली सेल। तो स्पर्माटोगोनियम कहाँ गया, मैंने अभी तक इसका डायग्राम बनाया ही नहीं, ठीक है। चलो यहां पे कुछ ऐसे सेल एकदम लाइनिंग में दिखाई देगा, तुम्हें क्रॉस सेक्शन किया जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो यहाँ पे कुछ सेल दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल दिखाई देगा जिसके पास भी क्रोमोसोम नंबर है 2n करके, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ जो सेल है, ये सेल का नाम है क्या, स्पर्माटोगोनियम। ये सेल का नाम है स्पर्माटोगोनियम, ये सेल का नाम है स्पर्माटोगोनियम। कितना सेल दिखाई दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, कितना टाइप का, 2 टाइप का, एक है सार्टोली सेल और एक है स्पर्माटोगोनियम सेल। देखो स्पर्माटोगोनियम सेल क्या है, सुनो, हमारे बॉडी में जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई ह्यूमन बीइंग मम्मी के बॉडी में जब बनते हैं ना, तब पहले क्या होते हैं, एक ही जाइगोट से बनते हैं ना, तो वो जाइगोट से एम्ब्रायो बनाने का टाइम माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है, पहले बताओ। जब जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, मियोसिस क्यों होगा, मियोसिस तब होता है, घटाए तो 3 सिर्फ तब होता है। और 18 और 2 और 9 ही है ना वहाँ पे, है ना, तो सही है। लेकिन जब देखो बताते हैं, देखो ये फॉर्मूला है नहीं, तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनते हैं या एम्ब्रायो से फीटस बनते हैं, उस टाइम हर सेल में माइटोसिस होता है। तो इस टाइम जितना सारा सेल बनते हैं ना, उसमें से 2 टाइप का सेल बनते हैं एक एम्ब्रायो में। एक अलग हो जाते हैं बॉडी का ऑर्गेन बनाने के लिए, कुछ सेल है जो बॉडी का बाकी ऑर्गेन्स बनाएगा, हेड बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, बाकी जो टिश्यू है। जर्म लेयर पता है हमें, जर्म लेयर हमारे बॉडी का, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, हमारे एम्ब्रायनिक कंडीशन में 3 लेयर बनते हैं। एक बाहर से होते हैं एक्टोडर्म, बीच में होते हैं मेसोडर्म और अंदर से होते हैं एंडोडर्म। तो हमारे बॉडी में एंडोडर्म से बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में पढ़ाया था। एक्टोडर्म से कुछ टिश्यू बनते हैं और मेसोडर्म से कुछ टिश्यू बनते हैं। तो ये अलग अलग टिश्यू बॉडी का अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं जो टिश्यू हमारे बॉडी में गैमेट बनाते हैं। फीमेल के बॉडी में बनाते हैं ओवम और मेल के बॉडी में बनाते हैं स्पर्म। तो वो जो स्पेशल टिश्यू है जहां से गैमेट बनते हैं, वो मेल के बॉडी में उसका नाम है स्पर्माटोगोनियम। बात क्लियर हुआ? और फीमेल की बॉडी में उसका नाम है उगोनियम, ठीक है। फीमेल की बॉडी में उगोनियम से बनते हैं और मेल के बॉडी में स्पर्माटोगोनियम से बनते हैं स्पर्म, ठीक है। तो वो स्पेशल कुछ है। देखो यहाँ पे जितना भी स्पर्माटोगोनियम सेल होगा, वो सारे सेल एक मेल के बॉडी में जिंदगी भर उसका किस काम में आएगा, सिर्फ स्पर्म बनाने के काम में आएगा। क्रोमोसोम नंबर एक बॉडी सेल में जितना है उतना ही है, लेकिन तुम्हारे बॉडी में या किसी की भी बॉडी में, कोई भी मेल या फीमेल के बॉडी में स्पर्माटोगोनियम हो या उगोनियम हो, कभी बॉडी का बाकी ऑर्गन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो स्पेशल करके अलग करके रखा गया है ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक कंडीशन। वो सिर्फ गैमेट बनाएगा, वो सिर्फ गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा और उसमें ही ओनली हो सकता है मियोसिस।
मियोसिस सिर्फ गैमेटोजेनेसिस में होता है, ध्यान से सुनो, याद रखना है। मियोसिस सिर्फ गैमेट बनने के प्रोसेस में चलता है। बॉडी सेल का जब डिवीजन होता है तब मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है। जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनते हैं तब तो बॉडी का इंक्रीज होता है, तब गैमेट नहीं बनता है। एक एम्ब्रायो में क्या गैमेट बनेगा? गैमेट तो एक मैच्योर होने के बाद बनता है, ठीक है। तो वहां पे कोई मियोसिस नहीं होगा। जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनते हैं तब माइटोसिस होता है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं। देखो यहाँ क्या बोला मैंने, एक तो यहाँ पे सर्टोली सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n, और स्पर्मेटोगोनियम सेल है जिसका भी क्रोमोसोम नंबर 2n। याद रखो सर्टोली जो सेल है, सर्टोली सेल के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे क्या है, अनइवन स्ट्रक्चर, एक बात, ठीक है। कोई ना तो ये राउंड है, ना तो ये स्क्वायर है, ना ये, मतलब अनइवन है इसका स्ट्रक्चर। दूसरा बात है, ये प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो तो हम बोल सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एकदम लाइनिंग में प्रेजेंट है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? क्रोमोसोम नंबर कितना है याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब है 2n नंबर का। तो इसका काम क्या है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो सर्टोली सेल से ये पूछा जाता है। एक सर्टोली सेल कैन प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअली एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो ये हेल्प करता है किसमें? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन में, प्रोटीन बनाने का काम में आते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये बनाने का काम में आते हैं, ठीक है। कि क्या काम है इसका बाद में सिखाऊंगी, हार्मोनल कंट्रोल में सिखाऊंगी। बस अभी याद रखो कि सर्टोली सेल जो है वो एबीपी बना सकते हैं। दूसरा इसका काम है, ये एक हो गया। दूसरा है इट प्रोवाइड और सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द स्पर्मेटोगोनियम। इसी के पास है ना स्पर्मेटोगोनियम, इसी के पास है। तो ये सर्टोली सेल एक एबीपी बना सकता है। क्यों बनाते हैं बाद में सिखाएंगे। ये सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ये सब सेल को। कौन सा सेल को? क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम को। स्पर्मेटोगोनियम का काम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम एक तो है राउंड सेल, गोल सा सेल है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर अगर देखे तो ये इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? इसमें क्रोमोसोम नंबर होगा कितना? 2n, ठीक है। प्लस स्पर्मेटोगोनियम हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यहां से ही बनेगा एक्चुअली स्पर्म जो बनेगा वो स्पर्मेटोगोनियम सेल से बनेगा। जो प्रोसेस से बनेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखो जब हम कोई एक मेल बॉडी का टेस्टिस को अगर हम क्रॉस करेंगे, सेक्शन करेंगे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम सेल नहीं दिखाई देगा। इसके बीच में स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने के लिए जितना बीच में सेल बनते हैं सारे सेल दिखाई देगा। लेकिन ये तुम्हें अभी नहीं सिखाऊंगी, ये डायग्राम और एक बार बनाएंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस सीख लेंगे। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने के बीच में बहुत सारा सेल बनता है, और वो सारे सेल में क्रोमोसोम नंबर और उसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें समझना है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा तब ऑलरेडी समझ में आ जाएगा इसके बीच में क्या क्या हो सकता है। अभी नहीं डायग्राम बनाएंगे। तो एक्चुअली एक मैच्योर कोई भी एक मेल के बॉडी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास कितना सेल होते हैं? 2 सेल होते हैं। एक होते हैं सर्टोली सेल, दूसरा होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल। सर्टोली सेल होता है अनइवन स्ट्रक्चर, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्रोमोसोम नंबर है 2n नंबर। हेल्प किसमें करता है? एक एबीपी बनाने का काम में हेल्प करता है, और प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट टू द स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम गोल सा सेल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 2n, और ये किसमें हेल्प करता है? स्पर्म बनाने का काम में हेल्प करता है। सेल आगे जाके स्पर्म बनाएगा, ठीक है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो रीजन है, इस रीजन का नाम है ल्यूमेन। ल्यूमेन का काम क्या है? जब है ना, यहाँ पे बन जाते हैं ना, तो ये स्पर्म एक्चुअली आफ्टर डेवलपमेंट
सर्टोली सेल के अंदर स्पर्म का हेड घुसा होता है। और 2 कितना होता है? 30। तो वहां पर जो छोड़ के, इसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ाएंगे। छोड़ के जब आते हैं तो ये स्पर्म आके इसी लुमेन रीजन में पड़ते हैं, ठीक है। और याद रखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये इस ट्यूब को समझो, ठीक है। इस ट्यूब को समझो, हमने कैसे दिखा, इसको काटा फिर इसको गोल करके देखा, है ना। एक्चुअली ये क्या है, ये लंबा सा ऐसा ट्यूब है ना, तो ये ट्यूब अगर हम इसको लुमेन पार्ट माने तो इस लुमेन पार्ट में आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ये स्पर्म कहाँ आते हैं, इस लुमेन पार्ट में आते हैं। एंड ये लुमेन पार्ट जो है सोचो खाली, इस पेन का खाली बीच में से सोचो खाली है, उस खाली प्लेस से क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, क्योंकि स्पर्म यहाँ पे बनने के बाद इसको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इजैकुलेशन करना होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए इजैकुलेशन चाहिए। बोलो ये स्टेप समझ में आया। अब देखो ये जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है, इस स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल, देखो इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेशल सेल भी रहता है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। बोलो क्या सेल बताया था, बोलो लिडिग सेल्स, ठीक है। लिडिग सेल्स, लिडिग सेल का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। क्या हार्मोन अभी नहीं बताएंगे, हार्मोन रेगुलेशन का एक टॉपिक है इस चैप्टर में, वहां बताएंगे। लीडिंग सेल का मेन काम है हार्मोन प्रोडक्शन करना, ठीक है। और यहां बहुत सारे ब्लड वेसल भी दिखाई देगा, ब्लड वेसल भी दिखाई देगा, ये है ब्लड वेसल। याद रखो टेस्टिस के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रह सकता है ये ब्लड वेसल, कभी इसके अंदर नहीं घुस सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर को एक्चुअली ब्लड टेस्टिस बेरियर बोला जाता है। में 2 जगह है जो जगह में ब्लड नहीं पहुंचता है, बोल पाओगे कौन कौन सा जगह है जहां पे ब्लड नहीं पहुंचता है, और अगर पहुंच भी जाएगा वो बॉडी को डैमेज कर सकता है, उस ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। ब्रेन हेमरेज का भी सुना है। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है ब्रेन के अंदर, एकदम अंदर। ब्रेन मतलब किससे बनता है, सिर्फ न्यूरल टिश्यू से बनता है। न्यूरल टिश्यू को ब्लड का कोई जरूरत होता नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन जो सेल है उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है उसके अगल बगल में जो न्यूरोग्लिया है, उस न्यूरोग्लिया से। अगर गलती से भी ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू, उसके अंदर अगर ब्लड पहुंच गया तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन हेमरेज। हेमरेज मतलब स्टोरेज और क्या बोले, मतलब जब एक साथ जमा हो जाते हैं, ब्लड जब जमा हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज होना मतलब ब्लड, ब्रेन के अंदर ब्लड चला गया, तो वो होता है एक डैमेज। वो एक्चुअली ब्रेन के साथ ब्लड का एक ब्रेन ब्लड बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो अंदर पहुंचता नहीं है। अगर कोई इंजरी हो जाते तो उस टाइम पहुंच जाता है और वो उससे बॉडी डैमेज होता है। दूसरा होता है मेल के बॉडी में ये टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर देखो लिखा तो होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, लेकिन टेस्टिस के अंदर होता है, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो तो टेस्टिस के अंदर ही है ना, अंदर ही है। लेकिन एक्चुअली जहां पे ब्लड वेसल नहीं पहुंचता है वो है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल है उस सेल को ब्लड वेसल का जरूरत नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल है, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल को तो ब्लड वेसल नहीं मिल रहा है, तो इसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा। बॉडी का हर सेल को न्यूट्रिशन कौन देते हैं, ब्लड वेसल ही देते हैं, तो इसको कहाँ से मिलेगा, इसीलिए तो सर्टोली सेल हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर कोई ब्लड वेसल पहुंचता नहीं है, जिसको बोला जाता है मेल के बॉडी में ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो मेल के बॉडी में 2 जगह है, एक है ब्लड टेस्टिस बैरियर जहां ब्लड पहुंचता नहीं है टेस्टिस के अंदर, और ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचता। फीमेल के बॉडी में एक ही जगह है, वो है ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब एक कंपार्टमेंट टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का जो स्ट्रक्चर है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर। अच्छा सुनो, ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है इसको मेल जार्म सेल भी बोला जाता है, याद रखो मेल जार्म सेल। अगर सोचो मेल जार्म सेल दे दिया और मैंने पढ़ा है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम और एग्जाम में आ गया मेल जार्म सेल, बोलोगे मैम ने बताया नहीं। मेल जार्म सेल मतलब यहाँ पे जर्म सेल मतलब यहाँ पे वो सेल जहां से एक्चुअली गैमेट बनते हैं, तो ये मेल जार्म सेल है क्योंकि ये मेल बॉडी में है, स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा बाकी जो स्ट्रक्चर है मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बाकी का देखो कितना हो गया, एक बार देख लेते हैं।
देखो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पूरा हो गया, ठीक है। सिर्फ ये जो पार्ट है वो मतलब एक साथ पढ़ाना है, उसके लिए टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ये। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।